Satyajit Ray, 1921 to 1992, was one of India's greatest filmmakers. Author, illustrator, and music composer, Ray is celebrated for works including the Apu trilogy, The Music Room, The Big City and Charulta. Bonku Babu's Friend, an excerpt from 3 Rays, Stories from Satyajit Ray, has been chosen because of its popularity among young readers. Bonku Babu's Friend, which was conceptualized a long time ago, is an inspiration for Indian writers of science fiction. Bonku Babu, a gentle school teacher who was bullied by all who knew him, stumbles upon an alien spacecraft. This discovery gives him the confidence to stand up against all those who mocked and taunted him. A gentle reminder that standing up to a bully is the only way to overcome this social evil. Bonku Babu, a calm and composed teacher, is constantly teased by his students. However, one day, an unusual light sighting leads to an encounter with an extraterrestrial being, changing Bonku Babu's perspective on life. दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, बोंकू बाबूज फ्रेंड, और इस कहानी को लिखा है सत्यजीत राय ने। लाइन बाय लाइन हम लोग पूरी कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी है बोंकू बाबू की, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। किसी ने भी आज तक बोंकू बाबू को गुस्से होते हुए नहीं देखा। बोंकू बाबू कभी गुस्सा नहीं करते थे और बहुत मुश्किल था ये जान पाना कि अगर बोंकू बाबू को किसी दिन गुस्सा आ गया होता तो क्या उनका रिएक्शन होता, वो किस तरह से पेश आते। बोंकू बाबू हमेशा शांत रहते थे, ठंडे रहते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे और बहुत मुश्किल था ये जान पाना कि अगर बोंकू बाबू को किसी दिन गुस्सा आ गया तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। बहुत सारी वजहें थी इनके पास में गुस्सा करने के लिए, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं करते थे। पिछले 22 सालों से 22 ईयर्स से बोंकू बाबू ने ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाई है कांकुरकाची विलेज के प्राइमरी स्कूल में। अब देखो, हर साल नए बच्चे आते थे स्कूल में, पुराने बच्चों की जगह लेते थे, लेकिन बच्चे चाहे नए हो या पुराने हो, एक चीज सभी बच्चों में कॉमन थी। सभी बच्चे बेचारे बोंकू बाबू को छेड़ा करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक ट्रेडिशन बन गया था, नियम बन गया था बोंकू बाबू की खिल्ली उड़ाने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर बोंकू बाबू का कार्टून बना दिया करते थे। कुछ बच्चे बोंकू बाबू की कुर्सी पर ग्लू लगा दिया करते थे और काली पूजा की रात को बच्चे बोंकू बाबू के पीछे रॉकेट लगा दिया करते थे जला के। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन फिर भी बोंकू बाबू इन सब चीजों से कभी परेशान नहीं हुए। कभी कभी वो कहते थे अपना गला साफ करते हुए, शेम ऑन यू बॉयज, शर्म आनी चाहिए बच्चों तुम्हें। बोंकू बाबू के शांत रहने का रीजन ये भी था कि वो गुस्सा कर ही नहीं सकते थे। बेचारे ठहरे एक मामूली टीचर, भला गुस्सा करें तो करें कैसे। अगर वो गुस्से में आके अपनी जॉब को छोड़ भी दें तो वो ये जानते हैं कि इस उम्र में दूसरी जॉब मिल पाना कितना मुश्किल काम है। प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि अगर मैंने गुस्से में आके अपनी जॉब को छोड़ दिया तो भैया दूसरी जॉब मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस उम्र में। दूसरा रीजन ये है कि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि इनकी पूरी क्लास बदमाशी होती है लगभग, लेकिन चंद बच्चे होते हैं जो शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं, जो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्हीं चंद बच्चों को बोंकू बाबू को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। हर टीचर के कुछ ना कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, आपके स्कूल में भी होंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में, और इंडिया के हर कॉलेज के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इंग्लिश फॉर ऑल से। दोस्तों, बोंकू बाबू को टीचिंग बहुत पसंद थी, अच्छे टीचर थे और उन चंद बच्चों को पढ़ाकर बोंकू बाबू को जिंदगी का मजा आ जाता था। और जो अच्छे बच्चे होते थे ना, उनको बोंकू बाबू अपने घर में भी बुलाया करते थे। कभी कभी घर में बुला के नाश्ता भी कराते थे और एक्साइटिंग एडवेंचर्स के बारे में भी बताते थे। बोंकू बाबू बताते थे बच्चों को अफ्रीका की जिंदगी के बारे में, और बताते थे कि कैसे नॉर्थ पोल की डिस्कवरी की गई, और ब्राजील की मछली जो इंसान के फ्लैश को खाती है, और एटलांटिस के बारे में भी बताते थे। द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड अंडर द सी। पहले जमीन थी, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा तो वो पानी में डूब गए, जमीन पानी में डूब गई। बोंकू बाबू एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे, कहानी बहुत बढ़िया तरह से सुनाया करते थे और उनकी मजेदार कहानियां स्टूडेंट भी बहुत ध्यान से, बहुत मजे से सुना करते थे। दोस्तों, वीकेंड के दौरान बोंकू बाबू एक लॉयर के घर में जाया करता था जिसका नाम था श्रीपति मजूमदार। शाम को इनके घर पे क्या होता था, गेट टुगेदर होता था। बाकी सभी दोस्त आते थे इनके घर पर एक साथ हंसी मजाक करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। बोंकू बाबू भी जाते थे श्रीपति के घर पर, लेकिन वहां पर बोंकू बाबू की टांग को खींचा जाता था।
कई बार क्या होता था, बोंकू बाबू उनके घर से वापस आ जाते थे और सोचते थे कि अब नहीं जाऊंगा इसके घर पर, श्रीपति के घर पर अब नहीं जाऊंगा मैं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब नहीं आऊंगा। देखो बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है चलता है। बोंकू बाबू बर्दाश्त कर लिया करते थे ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इमेच्योर हैं। लेकिन जब बड़ी उम्र के लोगों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो फिर बर्दाश्त की हद हो गई। कई बार तो इतना मजाक बनता था, इतनी टांग खींची जाती थी कि बोंकू बाबू की सहन शक्ति टूटने वाली होती थी। हाल ही में क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए होंगे इस बात को, ग्रुप में भूत प्रेतों की बातें चल रही थी। अक्सर बोंकू बाबू अपना मुंह बंद रखा करते थे, न जाने क्यों बोंकू बाबू बोल पड़े। भूत प्रेत की बातों पे बोंकू बाबू ने बोला कि मैं तो नहीं डरता भूतों से। बस भाई, इतना कहने की देर थी, सभी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये लोग क्या करते हैं, उस रात ना बोंकू बाबू जब अपने घर पर वापस जा रहे होते हैं तो बोंकू बाबू पर एक स्पूक ने अटैक किया। स्पूक देखो कुछ इस तरह का होता है, आदमी चादर डाल के भूत बन जाता है इसमें। तो स्पूक ने अटैक कर दिया बोंकू बाबू पे। बोंकू बाबू इमली के पेड़ के नीचे से होते हुए गुजर रहे थे और तभी एक लंबा और पतली फिगर कूद पड़ी उनके ऊपर, झपट पड़ा बोंकू बाबू की कमर पे। दोस्तों जो स्पूक झपटा है ना बोंकू बाबू पे, इस स्पूक ने अपने आप पर काली कलर की इंक को लगा रखा है, स्याही पोत रखी है काली कलर की। और शायद मीटिंग में ही किसी ने सजेस्ट किया हो कि काले रंग की स्याही तुम अपने आप पर पोत लेना। दोस्तों बोंकू बाबू स्पूक को देख के डरे नहीं, उन्होंने सच कहा था कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता। लेकिन बेचारों के ऊपर जब वो स्पूक झपटा ना तो उन्हें चोट लग गई, जख्मी हो गए बेचारे, और अगले 3 दिन तक उनकी गर्दन में दर्द रहा। और सबसे बुरी बात यह है कि बेचारों का नया कुर्ता फट गया और उस पूरे कुर्ते के ऊपर काले रंग के धब्बे लग चुके थे। यह किस तरह का मजाक था। अब हालांकि बोंकू बाबू को पसंद नहीं था इन मीटिंग्स में आना, अपने दोस्तों से मिलना, बातें करना, लेकिन फिर भी उन्हें अड्डे पर आना पड़ता था। वो ये सोचा करते थे कि अगर मैं नहीं गया तो फिर श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे। तो श्रीपति बाबू भी एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे स्कूल कमेटी में, और गांव में भी वो एक बड़े इंसान थे। अब श्रीपति बाबू ये चाहता था कि बोंकू बाबू अड्डे पर आए और फिर सभी लोग उनका मजाक उड़ाएं, हमारा एंटरटेनमेंट हो। इसीलिए बेचारों को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था अड्डों पर और अपना मजाक बनवाना पड़ता था। एक दिन क्या होता है, ये लोग बातें कर रहे होते हैं स्पेस की, क्योंकि कुछ दिन पहले नॉर्थ पोल पर एक मूविंग लाइट को देखा गया था। नॉर्थ साइड पे नॉर्दर्न स्काई पर शाम के टाइम पर एक लाइट को देखा गया था। 3 महीने पहले देखी गई लाइट के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे, और आखिर में जाके पता लगा था कि वो लाइट रशियन सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट का नाम था खोटका या फिर फोस्का। ये सैटेलाइट दुनिया का चक्कर लगा सकती है एट अ हाइट ऑफ 400 माइल्स, और ये सैटेलाइट बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकती है साइंटिस्ट को। तो जब ये लाइट दिखाई देती है ना अजीब सी, तो सबसे पहले बोंकू बाबू ने इस अजीब सी दिखने वाली लाइट को देखा था। लाइट दिखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम था निधु बाबू, और निधु बाबू को बुला के लाइट को दिखाया। लेकिन जब बोंकू बाबू मीटिंग में आए तो अड्डे पर आके उन्होंने देखा कि निधु बाबू ने सारा क्रेडिट ले लिया है पहले लाइट को देखने का। बोंकू बाबू ने कुछ नहीं बोला। ग्रुप में लोगों को सैटेलाइट्स के बारे में कुछ खास नहीं पता था, लेकिन कम जानकारी होने के बाद भी इन लोगों ने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस देने बंद ना किए। तो सबसे पहले कमेंट आता है चंदी बाबू से, कहता है कि किसी ने देख लिया एक अंधेरे आसमान के कोने में लाइट को, और फिर मीडिया ने छापना शुरू कर दिया उसके बारे में। सब बकवास है। उसी ग्रुप में राम कन्हई नाम का एक इंसान बैठा हुआ था। उसकी उम्र कम थी, नौजवान था। राम कन्हई को चंदी बाबू की बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने चंदी बाबू की बात को काटते हुए कहा, भले ही हम में से किसी ने सैटेलाइट को नहीं बनाया हो, लेकिन सैटेलाइट को इंसान ने तो बनाया है ना, और इंसान तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब सैटेलाइट किसी बंदर ने तो बनाई नहीं होगी, इंसान ने बनाई होगी। अब निधु बाबू कहता है छोड़ो यार, सैटेलाइट की बातें नहीं करते हैं। सैटेलाइट एक मशीन ही तो है जो अर्थ के गोल गोल घूमती रहती है। जिस तरह से लट्टू घूमता है उसी तरह से सैटेलाइट घूमती है। बात तो तब बड़ी होती जब रॉकेट को भेजा जाए। रॉकेट है बड़ी चीज तो सैटेलाइट में क्या है। तो अब चंदी बाबू दोबारा से बोलते हैं अपनी नाक सिकोड़ते हुए, रॉकेट? क्यों रॉकेट क्यों कह रहे हो? रॉकेट में ऐसा क्या है भाई? हाँ, अगर रॉकेट हमारी कंट्री इंडिया में बनता और कलकत्ता के मैदान से छोड़ा जाता
और हम सब कलकत्ता मैदान में जाते, टिकट को खरीदते और मैदान में बैठ के रॉकेट को उड़ता हुआ देखते, तब तो मजा आता। रामगनी भी बोलता है, कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, रॉकेट का अपने गांव में कोई काम ही नहीं है। दोस्तों अब बोलेगा भैरव चक्रवर्ती, कहता है कि मान लो कोई दूसरे प्लेनेट का क्रिएचर हमारी दुनिया में आ गया तो क्या होगा? अगर एलियन आ भी गया तो हमें दिखाई थोड़ी देगा। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। और सभी लोगों का ध्यान चाय के कप पे चला गया। अब कोई बात ही नहीं है कहने को। और फिर बोंकू बाबू ने अपना गला साफ करके धीरे से कहा, मान लो अगर वो यहाँ पर आ गए, स्पेस की बातों से ये लोग अब एलियन की बातों पर आ गए। अब जैसे ही बोंकू बाबू ने कुछ बोला, सब लोगों के कान खड़े हो गए। सभी लोग तैयार बैठे होते हैं बोंकू बाबू का मजाक बनाने के लिए। नीदू बाबू चौंक के कहते हैं, अरे 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 बंकम कुछ कहना चाहता है? क्या कहा तुमने बंकम? कौन आ रहा है यहाँ पर और कहाँ से आएगा? बोंकू बाबू ने अपनी कही हुई बात को दोबारा से दोहराया। उनकी आवाज इस बार भी धीमी ही थी। कहते हैं कि मान लो अगर दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर कोई आ गया। बोंकू बाबू के कहने पे भैरव चक्रवर्ती ने उनकी कमर पर तमाचा मारा और फिर जोर से हंसते हुए कहा, शाबाश, क्या बात कही है। तो दूसरी दुनिया का क्रिएचर कहाँ पर आने वाला है दुनिया में? मॉस्को में नहीं आएगा, लंदन में नहीं आएगा, न्यूयॉर्क में भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि कलकत्ता में भी नहीं आएगा। आएगा तो यहाँ काकुरगाची में आएगा। बहुत बड़ा सोचते हो तुम बंकम, बहुत बड़ा सोचते हो। बोंकू बाबू चुप हो गए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उनके माइंड में आने लगे। सोचते हैं कि क्या ये वाकई में इम्पॉसिबल है? अगर एलियन दुनिया में आएगा भी तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सी जगह पर पहले लैंड करे? चलो माना कि काकुरगाची गांव में एलियन आना बहुत मुश्किल है, पर ये किसने कहा कि काकुरगाची गांव में कभी एलियन आ ही नहीं सकता? इस तरह के सवाल बोंकू बाबू के माइंड में आने लगे। दोस्तों अभी तक जितनी भी बातें हुई ना, श्रीपति बाबू ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे वो। अब जैसे ही श्रीपति बाबू अपनी गद्दी पर हिले, थोड़ा सा सेट हुए, सभी लोगों की अटेंशन उनकी तरफ चली गई। श्रीपति बाबू ने अपना कप रखा और नॉलेजेबली बात करी। कहते हैं कि देखो, अगर दूसरे प्लेनेट से कोई अर्थ पर आएगा ना, तो मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि वो इस जगह काकुरगाची में तो नहीं आएगा। ये जगह गॉड फॉरसेकन है, इस जगह पर तो गॉड भी ना उतरे, गॉड का भी कोई ध्यान नहीं होता भैया इस जगह पर। क्या बात कर रहे हो तुम? और वो एलियन बेवकूफ़ थोड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो एलियन साहिब हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और अगर वो लोग दुनिया में आए तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पर साहिब रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में समझदार पढ़े लिखे साहिब लोग रहते हैं, और एलियन भी पढ़े लिखे साहिब लोग हैं, तो एलियन साहिब के पास में ही जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में ही जाएंगे। सभी लोग श्रीपति बाबू से सहमत हो गए, सिर्फ बोंकू बाबू को छोड़ के। बस बोंकू बाबू सहमत नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोस्तों बात को आगे बढ़ाने के लिए चंदी बाबू ने नीदू बाबू को ना कोनी मारी, हल्के से कोनी मारी उनको, और बोंकू बाबू की तरफ इशारा करते हुए कहा उन्होंने, अरे क्यों नहीं आएंगे हमारे गांव में एलियन? यहाँ पर बंकम बिहारी जैसे लोग जो रहते हैं। अगर किसी इंसान नमूने की जरूरत होगी, अगर ह्यूमन स्पेसिमेन चाहिए होगा, तो हमारे बंकुम बिहारी से बेहतर नमूना थोड़ी है कोई। दोबारा से इन लोगों ने बोंकू बाबू से मजे लेना शुरू कर दिया। अब नीदू बाबू कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बनगम दिखने में तो इंसानों जैसा है, पर इसका दिमाग इंसानों जैसा नहीं है। बॉडी की बात है अगर, तो बंकम परफेक्ट नमूना है, लेकिन दिमाग की बात ना करो, दिमाग ना है इसके पास। अब रामगनी बोलता है, कहता है हाँ हाँ सही है, ये सूटेबल है म्यूजियम में रखने के लिए या फिर चिड़ियाघर में रखने के लिए है। ये कितनी इंसल्ट कर रहे हैं यार बेचारे की, जानवर से कंपेयर कर रहे हैं। कहते हैं कि जू में या म्यूजियम में रखने के लिए सूटेबल है। बोंकू बाबू कुछ बोलते नहीं है, पर मन ही मन सोचते हैं कि अगर मैं सूटेबल हूँ ह्यूमन स्पेसिमेन के लिए, नमूने के लिए, तो फिर यहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी उतने ही सूटेबल हैं जितना कि मैं। भाई अगर मैं नमूना बन सकता हूँ तो तुम लोग भी बन सकते हो। बोंकू बाबू अपने मन ही मन में कहते हैं कि श्रीपति बाबू को तो देखो, इनकी चिन, इनकी थोड़ी इतनी बड़ी है जैसे मानो ऊंट की थोड़ी हो। आगे कहते हैं, और ये भैरव चक्रवर्ती, इसकी आंखें तो ऐसी हैं जैसे मानो कछुए की आंखें हों। नीदू बाबू तो चूहे जैसे दिखाई देते हैं, और रामकनाई बकरी जैसा, और चंदी बाबू फ्लिटर माउस जैसे लगते हैं। फ्लिटर माउस एक ओल्ड फैशन टर्म है जिसका मतलब होता है चिमकादड़।
तो अगर चिड़ियाघर को भरना ही है तो फिर ये सारे लोग सूटेबल हैं। अपने आप से कह रहे हैं बोंको बाबू कि ये सब लोग सूटेबल हैं चिड़ियाघर के लिए। दोस्तों, बोंको बाबू की इतनी इंसल्ट होने के बाद वो अचानक से रो पड़े। बोंको बाबू यहाँ पर आए थे ताकि थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, बातचीत कर सकें। अब वो और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते थे, और ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवा सकते थे, तो वो उठ खड़े हुए। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने फिर से मजाक किया। रामकनी कहता है, बोंको दा अपना ध्यान रखना, आज मूनलेस नाइट है, चांद नहीं निकला। मूनलेस नाइट समझते हो? अमावस की रात, और सैटरडे भी है आज। बहुत शुभ दिन है भूतों के लिए। रामकनी की इन बातों पर दोबारा से सभी लोग खूब जोर जोर से हंसने लगे। दोबारा से मजाक बन गया बेचारे का। अब नाराज होके बोंको बाबू श्रीपति बाबू के घर से बाहर आ गए। रात का टाइम था और बोंको बाबू के पास में ना तो कोई टॉर्च था और ना ही कोई लालटेन। लालटेन समझते हो? कुछ इस तरह की होती है, इसमें तेल डाल के इसको जलाया जाता है रोशनी के लिए। जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ठंड का टाइम था, और ठंड में क्या होता है, जो सांप होते हैं ना वो अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते, अपने बिलों में ही रहते हैं, रोड पे नहीं घूमते ठंड के टाइम पे। और दूसरा रीज़न ये था कि बोंको बाबू को ना अपना रास्ता बहुत अच्छी तरह से याद था, तो वो बिना किसी रोशनी के भी अपने रास्ते पे चल सकते थे। नॉर्मली ज़्यादातर लोग इस रास्ते पर ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन बोंको बाबू के लिए वो रास्ता एक शॉर्टकट था। दोस्तों, बीते कुछ मिनट्स में बोंको बाबू को कुछ गड़बड़ लगी, कुछ ठीक नहीं लगा। रास्ते में चलते हुए बोंको बाबू को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो बोंको बाबू समझ नहीं पा रहे थे कि क्या गड़बड़ है। आज रात कुछ तो अजीब था, कुछ तो अलग था, लेकिन क्या अजीब था ये समझ में नहीं आ रहा था। आखिर क्या था उस रास्ते में जो गायब था? अचानक से बोंको बाबू ने रियलाइज किया कि क्या गड़बड़ थी। एकदम से उनके दिमाग में आया कि यार झिंगूर शांत हैं आज। झिंगूर की आवाज़ देखो कुछ इस तरह की होती है, आपने ज़रूर सुनी होगी आवाज़। तो उस रात क्या था, झिंगूर एकदम शांत थे, एक भी झिंगूर नहीं बोल रहा था। जबकि हरियाली वाले एरिया में तो आप रात को जाओगे तो झिंगूर इतना बोलते हैं, चुप होते ही नहीं है। लेकिन उस रात में एक भी झिंगूर नहीं बोल रहा था, जो कि बहुत अजीब था। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। पूरा शांत पड़ा हुआ था माहौल, भयानक सन्नाटा था भाई साहब। ऐसा क्या हो गया था जो सारे के सारे झिंगूर शांत हो गए? क्या ये सभी झिंगूर सो गए? बोंको बाबू परेशान होकर 20 गज और आगे बढ़े, और फिर अचानक से उन्हें एक लाइट दिखाई दी। शुरुआत में तो उन्हें ऐसा लगा कि आग लग गई है, लेकिन बोंको बाबू के कोई जानने वाले थे जिनका नाम था पॉन्शा घोष। तो पॉन्शा घोष के ना वहाँ पे बैम्बूस थे, बहुत सारे बैम्बू की खेती हो रखी थी। अब पॉन्शा घोष के बैम्बू के झुंड में एक बड़ा सा एरिया पिंक कलर का दिखाई पड़ने लगा। दोस्तों, छोटे से तालाब के पास में जो जगह खाली थी ना, वहां पर एक बड़े से एरिया में पिंक कलर की लाइट चमकने लगी। धुंधली रोशनी भी रिफ्लेक्ट हो रही थी हर एक पेड़ की ब्रांच पर और पेड़ के पत्तों पे। लेकिन तालाब के पीछे का जो ग्राउंड था ना, वहां पर बहुत तेज पिंक कलर की लाइट चमक रही थी। और ये लाइट जो थी ना, वो आग नहीं थी। बोंको बाबू को स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि यह आग है, लेकिन ये आग नहीं थी, क्योंकि आग जो होती है ना उसके लपटें होती हैं। आग जो होती है ना वो भड़कती है, लेकिन ये जो लाइट थी वो एकदम शांत थी, स्टिल थी, एक जैसी थी, हिल नहीं रही थी। बोंको बाबू रुके नहीं, चलते रहे। एकदम से क्या हुआ, बोंको बाबू के कान बजने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके कानों में बहुत जोर से कर रहा है, बहुत शोर मचा रहा है उनके कान में, और वो इस शोर को रोक नहीं सकते थे। बोंको बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। आपकी बुक में लिखा हुआ है गूस पिंपल्स। गूस पिंपल बोलो, गूस बम बोलो, या फिर बोलो आप गूस फ्लैश, एक ही मतलब होता है इनका, रोंगटे खड़े हो जाना, सरप्राइज हो जाना। देखो, बोंको बाबू ने कहा था कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में डर तो लगता है भाई, है तो इंसान ही। लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे बोंको बाबू उस लाइट को देखने के लिए, इतना बेचैन हो रखे थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और लाइट को देखने के लिए चले गए आगे। तो जब बोंको बाबू बहुत सारे बैम्बू के पास में जाते हैं तो कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट उन्हें दिखाई देता है। वो चीज़ ऐसी थी जैसे मानो एक बहुत बड़े शीशे की कटोरी को उल्टा करके रख दिया हो, और उस उल्टे शीशे की कटोरी ने पूरे तालाब को कवर कर दिया हो। शीशे में से हल्की हल्की लाइट पास हो रही थी। शीशा ट्रांसल्यूसेंट था। ट्रांसल्यूसेंट मतलब दिखाई तो दे रहा था उसमें से, लेकिन बहुत कम।
तो शीशे की कटोरी में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और उसके आसपास का जो पूरा एरिया था ना वो पिंक कलर की लाइट से चमक रहा था। बोंको बाबू थोड़े और कदम आगे चले ताकि उन्हें अच्छी तरह से दिखाई दे। वो देखना चाहते थे कि आखिर ये है क्या, लेकिन एकदम से बोंको बाबू को ऐसा लगा जैसे मानो उनके जिस्म में बिजली दौड़ी हो और अगले क्षण बोंको बाबू पूरी तरह से वहां पे जाम हो गए। बोंको बाबू हिल नहीं पा रहे थे, जाम हो गए थे। उनके हाथ पैर इनविजिबल रस्सी से बंध गए थे। रस्सी दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन उनके हाथ पैर जकड़ गए थे और जब उनका जिस्म जकड़ा ना तो फिर उनकी ताकत खत्म हो गई। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे। एक जगह बिना हिले जुले वो जाम हो गए। अब बोंको बाबू ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। ऑब्जेक्ट में से धीरे धीरे सांस लेना बंद कर दिया। देखो, ऑब्जेक्ट सांस नहीं ले रहा था, लेकिन जब सांस लेते हैं ना हम तो थोड़ा सा हिलते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट था ना वो हिल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन अब उसने हिलना बंद कर दिया था। और फिर अचानक से बोंको बाबू के कानों में जो शोर मच रहा था वो शोर भी रुक गया। इसके बाद क्या हुआ, एक आवाज बोली जो सन्नाटा उस रात छा गया। और वो आवाज इंसान की थी, लेकिन बहुत ही पतली आवाज थी, बहुत बारीक आवाज थी। और वो आवाज थी मिली पिंक क्रूक, मिली पिंक क्रूक। बहुत जोर से उसने कहा। बोंको बाबू ये आवाज सुन के उछल पड़े। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है, ये कौन सी लैंग्वेज थी और बोल कौन रहा है ये। दोस्तों, इसके बाद जो आवाज सुनाई दी ना उस आवाज ने दोबारा से बोंको बाबू के दिल को छलांग लगवा दी। एक झटका लगा बोंको बाबू को सुन के। उसने कहा हु आर यू, हु आर यू। बोंको बाबू अपने आप से कहते हैं कि अरे यार ये तो इंग्लिश में बोल रहा है, क्या ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बोंको बाबू ने स्वेलो किया। मैं बोंको बिहारी दत्ता सर, बोंको बिहारी दत्ता। आवाज आई आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश हो। बोंको बाबू ने चिल्लाया नहीं सर, बंगाली सर, एक बंगाली सर। दोस्तों, इसके बाद थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, शांत माहौल हो गया। इसके बाद दोबारा से एक आवाज आई और इस बार साफ आवाज थी नमस्कार। नमस्कार सुन के बोंको बाबू ने चैन की सांस ली और पलट के ग्रीट किया नमस्कार। नमस्कार कह के बोंको बाबू ने रियलाइज किया कि उनकी बॉडी ना फ्री हो गई है। जो जकड़ लगी थी ना इनविजिबल रस्सी ने उनकी बॉडी को, वो बॉडी अब रिलीज हो गई है, फ्री हो गई है। बोंको बाबू चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन बोंको बाबू वहां से नहीं भागे। बोंको बाबू की हैरान आंखें अब देख सकती थी कि वो जो कांच का टीला था ना उसका एक हिस्सा सरक रहा था एक और। जिस तरह से दरवाजा खुलता है ना वैसे खुल रहा था। आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, देखो इस तरह का स्पेसशिप होता है। तो यही बता रहे हैं कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना वो सरक रहा था। और फिर उस दरवाजे में से होके एक सर निकला बाहर। वो सर एक चिकनी चपाट गेंद की तरह था, एक बॉल की तरह था उसका सर, प्लेन और चिकना। और जिस्म भी एक अजीब से दिखने वाले प्राणी का था। उस क्रिएचर के आर्म्स और उसके टांग बहुत ही ज्यादा पतली थी। उसके सर को छोड़ के उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी एक चमकीले गुलाबी कपड़े से। और उसके कान नहीं थे, कानों की जगह पर ना छोटे छोटे 2 सुराख थे, होल्स थे सर के दोनों ओर। और नाक की जगह पर भी 2 सुराख थे। और जहाँ पर मुंह होता है ना, जहाँ पर होठ होते हैं हमारे, वहाँ पर मुंह की जगह पर एक खुला हुआ सुराख था। और उसके पूरे जिस्म में कहीं पर भी एक भी बाल नहीं था। उसकी आंखें गोल गोल थीं और चमकती हुई पीली आंखें थीं, और वो आंखें अंधेरे में चमकने वाली थीं। दोस्तों, वो क्रिएचर, वो प्राणी धीरे धीरे चला बोंको बाबू की ओर और फिर कुछ फीट दूर आके रुक गया। और फिर वो प्राणी बोंको बाबू को बिना पल के झपकाए घूरने लगा। बोंको बाबू ने पाया कि उनके हाथ खुद ब खुद जुड़ चुके हैं। समझ में आ रहा है, खुद ब खुद बोंको बाबू के हाथ जुड़ गए क्रिएचर को देख के। दोस्तों, 1 मिनट तक लगातार घूरते रहने के बाद उस क्रिएचर ने वही सेम बारीक आवाज में बोला। वो आवाज बांसुरी की तरह लग रही थी। तो क्रिएचर ने बोला, क्या तुम इंसान हो, क्या तुम इंसान हो। बोंको बाबू ने कहा, हाँ इंसान हूँ। क्रिएचर ने फिर बोला, इज दिस अर्थ, इज दिस अर्थ, क्या ये धरती है। हाँ ये धरती है। मुझे लगा ही था कि मैं धरती में आ गया हूँ। मेरे इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहे थे। मुझे तो प्लूटो जाना था, अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर उतरा हूँ।
इसीलिए मैंने पहले तुमसे उस लैंग्वेज में बात की जो कि प्लूटो में बोली जाती है। जब तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि मैं धरती पर आ गया हूँ। पूरा टाइम और मेहनत बेकार हो गई यार। ऐसा पहले भी हो चुका है। मुझे मार्स पर जाना था और मार्स प्लैनेट के बजाय मैं गलत डायरेक्शन में मुड़ गया और जुपिटर में चला गया। और जुपिटर जाने के बाद मुझे पूरे 1 दिन का डिले हो गया। अब ये सारी बातें सुन के बोंको बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। बोंको बाबू बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। अनकंफर्टेबल इसलिए महसूस कर रहे थे क्योंकि वो क्रिएचर बोंको बाबू के पास में आया और अपनी लंबी हड्डी वाली उंगलियों से, मतलब जो क्रिएचर था ना उसकी उंगलियां बहुत पतली थीं, सिर्फ हड्डी थी उसमें, तो अपनी पतली हड्डी वाली उंगलियों से वो क्रिएचर बोंको बाबू के हाथ पैरों की जांच कर रहा था, उन्हें टटोल रहा था। तो इसी वजह से बेचारे बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। और जब क्रिएचर ने बोंको बाबू की जांच कर ली पूरी, तो फिर अपने बारे में उसने बताया। उसने कहा, आई एम एंग, मैं एंग हूँ और क्रैनियस प्लैनेट का रहने वाला हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिएचर हूँ ह्यूमन से। कहता है कि मैं इंसानों से बहुत बेहतर हूँ, बहुत सुपीरियर हूँ। अब ये बात सुन के बोंको बाबू थोड़ा सा ना भड़क गए। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बोल रहा है कि मैं इंसानों से सुपीरियर हूँ। तो बोंको बाबू रिएक्ट करते हैं, कहते हैं, व्हाट, क्या? ये क्रिएचर जो कि मुश्किल से 4 फीट लंबा है, जिसकी जांघें इतनी पतली पतली हैं, जिसका मुंह इतना अजीब सा है, ये इंसानों से सुपीरियर है? क्या मजाक है। दोस्तों, उसी पल एंग ने बोंको बाबू का माइंड रीड कर लिया था। एंग कहता है बोंको बाबू से कि कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल में मत पड़ो तुम। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं इंसानों से बेहतर हूँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। मैं यकीनन इंसानों से बेहतर हूँ और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ तुम्हें। अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितनी लैंग्वेजेस को जानते हो? ये सवाल सुन के बोंको बाबू अपना सर खुजाने लगे और उन्होंने कहा, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, थोड़ा थोड़ा हिंदी। एंग कहता है, तुम्हारा मतलब कि तुम 2.5 लैंग्वेज जानते हो? 2.5? हाँ। एंग कहता है कि मैं 14,000 लैंग्वेजेस को जानता हूँ, 14,000। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। और तुम्हारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं ना, वहाँ की भी मुझे 31 लैंग्वेजेस आती हैं। 14,000 लैंग्वेजेस तो हमारे सोलर सिस्टम की आती हैं और 31 लैंग्वेजेस सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनकी आती हैं। और मैं इस सोलर सिस्टम के बाहर 25 और सोलर सिस्टम में गया हुआ हूँ। मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि तुम्हें तो 2.5 लैंग्वेज आती है बस, लेकिन मुझे पूरे सोलर प्लैनेट पर जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो सब आती हैं। इसके बाद एंग बोंको बाबू से एक और सवाल पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है? बोंको बाबू कहते हैं कि मैं तो 50 साल का हूँ। एंग कहता है कि मैं 833 साल का हूँ। और क्या तुम जानवरों को खाते हो? दोस्तों, बोंको बाबू ने हाल ही में मटन करी खाई थी काली पूजा पर। ठीक है, काली पूजा पर मटन करी खाई थी तो मना तो कर नहीं सकते थे कि मैं जानवर नहीं खाता। एंग कहता है कि हमने तो मीट खाना बंद कर दिया है सेंचुरीज पहले। एंग बताता है कि पहले तो हम ज़्यादातर क्रिएचर्स का मांस खाया करते थे, लेकिन बहुत सारी सेंचुरीज पहले मांस खाना हम लोगों ने बंद कर दिया। मैं तो तुम्हें भी खा सकता था। यह बात सुन के बोंको बाबू ने स्वेलो किया। दोस्तों, एंग बोंको बाबू को ना एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देखने के लिए कहता है, और वो जो ऑब्जेक्ट था ना, वो जो चीज़ थी, वो पत्थर जैसी दिखाई दे रही थी। बोंको बाबू ने उस पत्थर से जैसी दिखने वाली चीज़ को जब छू के देखा उसको, तो एकदम से करंट लगा उन्हें। जब पहली बार बोंको बाबू ने पिंक कलर की लाइट को देखा था, पहली बार इसके स्पेसशिप को देखा था, तो उनका जिस्म जकड़ गया था। एक बिजली से दौड़ी थी उनके जिस्म में, और बिल्कुल वैसी ही बिजली दोबारा से दौड़ी है इनके जिस्म में उस पत्थर जैसी चीज़ को छूने से। जैसे बोंको बाबू को करंट लगा ना, उन्होंने अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लिया। ये देखकर एंग मुस्कुराने लगा। एंग कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम 1 इंच भी हिल नहीं सकते थे। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ था? तुम जकड़े हुए थे क्योंकि मेरे पास में ये छोटी सी चीज़ है। समझ में आ रहा है? जो छोटा सा पत्थर जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है ना एंग के पास में, उसकी वजह से बोंको बाबू जकड़ गए थे, हिल नहीं पा रहे थे। एंग बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी को भी रोक सकता है मेरे करीब आने से, और दुश्मन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम उसे पावरलेस कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा इफेक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, हम इंसानों के पास डिफेंड करने के लिए क्या है, चाकू है या बंदूक है। लेकिन चाकू या बंदूक इतना इफेक्टिव नहीं है। और अगर आपने चाकू या बंदूक को सही तरह से चलाया तो दुश्मन को नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना एंग के पास में, पत्थर जैसा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये दुश्मन को पावरलेस बना देता है और दुश्मन को कुछ होता भी नहीं है, दुश्मन हर्ट भी नहीं होता। बोंको बाबू अब की बार तो सच में बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। धीरे धीरे उनका माइंड वापस से नॉर्मल स्टेट में आ रहा था। देखो, कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है हमारे साथ में, और फिर धीरे धीरे हमारा माइंड वापस से नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो ऐसा ही कुछ बोंको बाबू के साथ में भी हो रहा था। दोस्तों, एंग अब बोंको बाबू से पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें जाने की इच्छा रही हो, या कोई ऐसा सीन हो जो तुम देखना तो चाहते हो लेकिन कभी देख नहीं पाए। बोंको बाबू ने अपने मन में सोचा कि यार, पूरी दुनिया पड़ी है देखने के लिए। देखो, बोंको बाबू ज्योग्राफी पढ़ाते तो थे लेकिन कभी वो बंगाल से बाहर नहीं निकले। बंगाल में भी कुछ गांव और शहर घूम पाए हैं। खुद बंगाल ही इतना बड़ा है, बंगाल में इतना कुछ है देखने के लिए कि बोंको बाबू बंगाल को भी नहीं देख पाए पूरी तरह से। बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है, जिस स्टेट में पैदा हुए हैं उसी स्टेट को एक्सप्लोर नहीं कर पाए बेचारे। बर्फ़ से ढके हिमालय हैं, दीघा का समुंदर का किनारा है, संडरबंस के जंगल हैं, और यहाँ तक कि जो फेमस बैनियन ट्री है जो कि शिवपुर के बोटैनिकल गार्डन में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, इतना कुछ है भैया देखने के लिए, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, सारी दुनिया पड़ी है देखने के लिए। दोस्तों, बोंको बाबू ने इन सब जगहों के बारे में सोचा तो था, जो नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, इन सब नामों के बारे में बोंको बाबू ने सोचा था, लेकिन फिर भी बोंको बाबू ने इन जगहों का नाम नहीं लिया। उन्होंने एंग से कहा कि बहुत कुछ है जिसे मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इच्छा जो है मेरी देखने की वो है नॉर्थ पोल। मैं एक गर्म देश में रहता हूँ, इंडिया एक वार्म कंट्री है ना, और नॉर्थ पोल में आप जानते हैं कि वहाँ तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब एंग ने क्या करा, एक छोटी सी ट्यूब को निकाला, उस ट्यूब का एक हिस्सा शीशे से कवर्ड था। एंग ने बोंको बाबू से कहा कि इस छोटी सी ट्यूब में से देखो। बोंको बाबू ने जब कांच में से झांक के देखा ना, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके सारे बाल खड़े हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो देखते के देखते रह गए। और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा एंग से कि क्या ये सच हो सकता है, क्या वो अपनी आंखों पर यकीन कर सकते हैं, जो उन्होंने देखा है क्या ये सच है। बोंको बाबू की आंखों के सामने बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई थी, जहाँ देखो वहाँ बर्फ़, कोई अंत ही नहीं था बर्फ़ का, और बीच बीच में बड़े बड़े पहाड़ थे, और पहाड़ भी बर्फ़ से ढके हुए थे, और आसमान में रेनबो के सारे कलर्स अलग अलग पैटर्न्स को बना रहे थे, और वो पैटर्न हर एक सेकंड में बदल रहे थे। बोंको बाबू ने अरोरा बोरियालिस को देखा था। अरोरा बोरियालिस को नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये रंग बिरंगे नेचुरल लाइट होती है और ये कभी कभी दिखाई देती है नॉर्थ पोल पे। लग रही है ना, देखो कितनी खूबसूरत है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करो। तो बोंको बाबू ने वहाँ पर एक इग्लू को भी देखा। बहुत एक्साइटेड थे ये सब चीज़ें देख के। उन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी में पढ़ाई करी थी इन सब के बारे में, कभी देखा नहीं था। और वहाँ पर एक ग्रुप था पॉलर बियर्स का। अरे रुको, वहाँ पर एक और जानवर है। एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बोंको बाबू को वहाँ पे दिखाई दिया। हाँ, ये तो वॉलरस है, बोंको बाबू ने कहा। दोस्तों, वॉलरस कुछ इस तरह का होता है और इनके आपस में लड़ाई होती है बड़ी भयंकर। अक्सर इनकी लड़ाई होती है आपस में और ये लड़ते लड़ते खूनम खून हो जाते हैं। तो बोंको बाबू कहते हैं, अरे एक नहीं, यहाँ तो दो हैं, दो वॉलरस हैं, और वो दोनों वॉलरस लड़ाई कर रहे हैं आपस में। उनके दांत दिखाई दे रहे थे, इतने लंबे सफ़ेद दांत थे जैसे मूलियाँ खड़ी हों। मूली होती है ना सफ़ेद कलर की लंबी सी, वैसे दांत लग रहे थे उनके, जैसे मूली खड़ी हो वहाँ पे। और वो दोनों वॉलरस आपस में लड़ाई कर रहे थे और चमकते हुए लाल खून की दरियाएं बह रही थीं मुलायम सफ़ेद बर्फ़ पे। दोनों वॉलरस लड़ते लड़ते खूनम खून हो गए थे और उनकी खून की धाराएं मुलायम सफ़ेद बर्फ़ पे फैल रही थीं। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के नज़ारों को देखा बोंको बाबू ने, और उस टाइम दिसंबर का महीना था। आप जानते ही हैं कि इंडिया में कितनी ठंड होती है दिसंबर में, मेन महीना है ठंड का हमारे यहाँ पे। लेकिन दिसंबर के मेन ठंड के महीने में भी बोंको बाबू को पसीने आने लगे। जबकि बोंको बाबू नॉर्थ पोल को देख रहे थे, बर्फीले इलाके को देख रहे थे, तब भी उनके पसीने छूट गए। इतनी ठंड होने के बाद भी और इतने ठंडे इलाके को देखने के बाद भी बोंको बाबू को पसीने छूट गए।
मतलब बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सरप्राइज थे, डरे हुए भी थे। अब एंग बोंगू बाबू से पूछता है, कहता है कि ब्राज़ील का क्या ख्याल है, क्या तुम ब्राज़ील नहीं जाना चाहते हो? ब्राज़ील का नाम सुन के बोंगू बाबू को एकदम से पिरानास के बारे में याद आया। पिराना दोस्तों एक मछली का नाम होता है और ये बहुत ख़तरनाक मछली होती है। देखो ये है पिराना फिश। तो बोंगू बाबू को ब्राज़ील का नाम सुन के एकदम से पिराना मछली का नाम याद आया और वो सोचते हैं कि यार इस एंग के बच्चे को कैसे पता लग रहा है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, कहाँ पर जाना चाहता हूँ, इसे कैसे पता? जब बोंगू बाबू जकड़े हुए थे ना, जाम थे, तब एंग ने बोंगू बाबू के माइंड को रीड कर लिया था। लेकिन ये बात बोंगू बाबू को नहीं पता कि मेरा माइंड रीड हो चुका है। तो इसलिए परेशान हो रहे हैं बेचारे, सोच रहे हैं कि इस एंग को कैसे पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है, क्या देखना है। दोस्तों अब बोंगू बाबू ने दोबारा से उस ट्यूब में झांक के देखा और इस बार उन्हें दिखाई दिया एक घना जंगल। जंगल इतना ज़्यादा घना था, इतने पेड़ पौधे थे वहाँ पर कि सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थीं। बहुत थोड़ी सी ही किरणें वहाँ पे दिखाई दे रही थीं। समझ में आ रहा है आपको? हरियाली इतनी ज़्यादा थी उस जंगल में कि रोशनी बड़ी मुश्किल से आ पा रही थी, किरणें सूरज की बड़ी मुश्किल से आ पा रही थीं। पूरा ढक गया था वो हरियाली में, पेड़ पौधों में। और वहाँ पर उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ की ब्रांच पर ना कुछ लटका हुआ था। बोंगू बाबू के स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि ये क्या लटका हुआ है पेड़ की ब्रांच पे, और जब उनके समझ में आया ना कि ये क्या चीज़ लटकी हुई है पेड़ के ऊपर, तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह था, ओह गॉड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस पेड़ के ऊपर एक सांप लटका हुआ था और उस सांप का साइज इतना ज़्यादा बड़ा था कि बोंगू बाबू ने कभी इतने बड़े साइज की इमेजिनेशन तक नहीं की होगी। इतना बड़ा सांप देखना तो बहुत दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी बोंगू बाबू ने। एनाकोंडा, एकदम से उनके दिमाग में ये नाम आया सांप को देख के। हाँ, बोंगू बाबू ने एनाकोंडा के बारे में पढ़ा था नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के ओल्ड एडिशन में। एनाकोंडा है ना, वो अजगर से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सांप होगा एनाकोंडा। अरे अरे वहाँ पर देखो, वहाँ एक नहर है। बोंगू बाबू को ना एक नहर दिखाई देती है और मगरमच्छ इस नहर के किनारों पर पड़े हुए होते हैं। मगरमच्छ धूप को सेक रहे हैं और सो रहे हैं नहर के पास में। तो उनमें से एक मगरमच्छ ना पानी में छपाक से गया। आवाज़ आती है ना, पानी में मगरमच्छ जाता है तो छपाक सी आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को बोंगू बाबू महसूस कर सकते थे। इतना ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस था उनके लिए। लेकिन दोस्तों वो जो क्रोकोडाइल था ना, वो पानी में जाते ही बड़ी जल्दी से वापस बाहर आ जाता है पानी से, और उस मगरमच्छ की आंखें बाहर निकल रही थीं। बोंगू बाबू ने देखा कि उस मगरमच्छ के पेट में कोई भी फ्लश नहीं है, कोई भी मांस नहीं लगा हुआ उसके पेट में, और उस मगरमच्छ की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मांस हट गया पेट पे से और हड्डियां दिखाई दे रही हैं पेट की। और जो थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ है उसकी बॉडी पर, उस पर 5 पिराना मछलियां चिपकी हुई थीं। और उन मछलियों के दांत बहुत ज़्यादा नुकीले थे और राक्षसों जैसी भूख थी उन मछलियों की। और जब एकदम से वो बाहर आया ना, तो बाहर आया तो देखा कि उसका पेट ही गायब है। पिराना उसका पेट ही खा गई बेचारे का, और उसके पेट में से ना हड्डियां दिखाई दे रही हैं। थोड़ा बहुत मांस लगा हुआ है उसके, तो उसके ऊपर भी 5 पिराना मछलियां चिपकी हुई थीं। तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक मछली होती है ये। दोस्तों बोंगू बाबू ये सब भयानक नज़ारे नहीं देख सकते थे। ऐसे नज़ारे देखकर उनका सीना काँप गया, बहुत डर गए बेचारे, और उनका सर घूमने लगा और सर दर्द करने लगा। दोस्तों एंग अब बोंगू बाबू से पूछता है, कहता है कि अब तो तुम यकीन करते हो ना कि हम लोग तुम इंसानों से सुपीरियर हैं, तुमसे बेहतर हैं। एंग जानना चाहता था कि बोंगू बाबू को अब क्या लगता है। बोंगू बाबू ने अपने सूखे हुए होठों पर अपनी जुबान को फेरा और फिर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सच में तुम सुपीरियर हो। एंग कहता है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी देर से, और तुम्हारे हाथ पैरों की भी जांच कर ली है मैंने। तुम तो एक बहुत ही निचले स्तर के प्रजातियों में से बिलोंग करते हो। मतलब इंसानों को कह रहा है कि तुम बहुत ही निचले स्तर की प्रजाति हो, बहुत पिछड़े हुए हो। कोई शक नहीं है इस बारे में, निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इंसान बहुत पिछड़े हुए हो। लेकिन जो इंसानों की फितरत होती है ना, बुरा करते हैं इंसान, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो जितना कि इंसान बुरे होते हैं।
जैसी इंसानों की फितरत होती है बुरी, वैसे तुम नहीं हो, इतने बुरे नहीं हो तुम। मेरा मतलब है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा जेंटल हो, आज्ञाकारी हो, शांत हो और कमज़ोर हो, और इसी वजह से ज़िंदगी में तुमने बहुत कम प्रोग्रेस की है। तुम्हें हमेशा बोलना चाहिए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और अगर कोई भी तुम्हें बेवजह नुकसान पहुंचाए या तुम्हारी बेइज्जती करे तो फिर तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए। बर्दाश्त करते रहना गलत है। चलो, बढ़िया लगा तुमसे मिलके। हालांकि मुझे इस टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब और टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है तुम्हारी धरती पे। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बोंगो बाबू भी कहते हैं, गुड बाय मिस्टर एंग, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपका बनाया। बोंगो बाबू अपनी बात कह ही रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही एंग वहाँ से चला जाता है। 1 सेकंड से भी कम टाइम में एंग अपने स्पेसशिप में कूद गया था और पॉन्शा गोश के बैम्बू से ऊपर उठ चुका था। सब कुछ इतनी ज़्यादा जल्दी से हुआ कि बोंगो बाबू के समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। फटाफट से बैठा और पॉन्शा गोश के बैम्बू से ऊपर उठ गया, और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गया। बोंगो बाबू ने महसूस किया कि झिंगूर फिर से बोलने लगे, और अब बहुत देर हो गई थी, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बोंगो बाबू भी अपने घर की ओर दोबारा से चल पड़े। रास्ते में चलते हुए अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एक आदमी, नहीं यार, वो एक आदमी तो नहीं था, वो तो एंग था, जो कि यहाँ पर आया था किसी अननोन प्लेनेट से, और यहाँ पर आके उसने मुझसे बात की थी। कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है यार, कमाल है, यकीन करने वाली बात ही नहीं है। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में किसी को मौका नहीं मिला इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस लेने का। लेकिन एक इंसान है, बोंगो बिहारी दत्ता, जो कि ज्योग्राफी और बंगाली का टीचर है कांकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल में, और किसी को ये मौका नहीं मिला, मुझे मिला है, बोंगो बिहारी दत्ता को मिला है। आज से कम इस मैटर में मैं पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान हूँ, यूनिक हूँ मैं। दोस्तों, बोंगो बाबू ने महसूस किया कि अब वो चल नहीं रहे थे, वो हर कदम पर उछल रहे थे, वो डांस करते हुए जा रहे थे। देखो, अब मज़ा आएगा कहानी में। अगले दिन होता है संडे का, और हमेशा की तरह सभी लोग श्रीपति बाबू के घर पर इकट्ठा हुए थे। सभी लोग इकट्ठा हुए थे मीटिंग में। लोकल पेपर में एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट थी एक अजीब सी लाइट के बारे में, लेकिन रिपोर्ट बहुत छोटी सी थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी इस खबर को। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये अजीब सी लाइट को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही देखा था बंगाल में 2 जगहों पर। फ्लाइंग सॉसर देखो कुछ इस तरह का होता है, तो एक छोटी सी खबर को डाल दिया गया फ्लाइंग सॉसर वाली कैटेगरी में कि भैया एक अजीब सी लाइट को देखा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रीपति बाबू के अड्डे पे ना आज की रात में पॉन्शा घोष भी मौजूद था। याद है ना आपको, कल रात पॉन्शा घोष के बैम्बू पर ही एंग आया था। तो पॉन्शा घोष अपने बैम्बू की बातें कर रहा होता है। पॉन्शा घोष बताता है कि यार, तालाब के आसपास जंगल के बीच में जितने भी बैम्बू थे उन सब के पत्ते झड़ गए। हालांकि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ऐसा तो होता है, पत्तियां तो झड़ती हैं विंटर में, लेकिन एक ही रात में इतने सारे बैम्बू की एक साथ पत्ते झड़ जाना ऐसा नहीं होता। हर कोई इसी के बारे में बातें कर रहा था कि तभी भैरव चक्रवर्ती ने कहा, अरे आज बोंगो इतना लेट क्यों हो गया। ये बात सुन के सभी लोग चुप हो गए। अभी तक तो बोंगो बाबू के एब्सेंस को, उनकी गैर मौजूदगी को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब कहा भैरव चक्रवर्ती ने तो सबने नोटिस किया कि हाँ भाई, बोंगो बाबू नहीं है। निधु बाबू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बंकम आज अपना चेहरा दिखाएगा। क्या कल उसके कान नहीं भर दिए गए थे जब वो अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। श्रीपति बाबू को चिंता हो गई। वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें बोंगो तो चाहिए। रामकनई, जाओ और देखो क्या तुम बोंगो को ला सकते हो। रामकनई कहता है, ठीक है, मैं चाय ख़त्म कर लूँ अपनी, चाय पी के जाता हूँ। रामकनई चाय की एक चुस्की लेने ही वाला होता है कि तभी बोंगो बाबू की एंट्री हो जाती है रूम में। धमाकेदार एंट्री हुई है बोंगो बाबू की, और बोंगो बाबू के इस तूफान को देखकर सभी लोग एकदम शांत हो गए। सभी लोग देखते के देखते रह गए। ये सीन देखकर बोंगो बाबू की हंसी छूट पड़ी, और खूब ठट्टे मार मार के पूरे 1 मिनट तक वो हंसे। ऐसा हंसे जैसे पहले कभी उन्हें देखा ही नहीं किसी ने हंसते हुए। इससे पहले वो ऐसा कभी हंसे ही नहीं। यहाँ तक कि बोंगो बाबू ने खुद अपने आप को ऐसी कंडीशन में नहीं देखा था। जब बोंगो बाबू हंसते हुए रुके तो उन्होंने अपना गला साफ किया।
गला साफ करके उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है तुम्हें ये बताते हुए कि ये आखिरी टाइम है जब तुम लोग मुझे तुम्हारी मीटिंग में देख रहे हो। आखिरी बार देख रहे हो तुम लोग इस मीटिंग में मुझे। आज मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं तुम्हें कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहता हूँ जाने से पहले। तो पहली सच्चाई ये है, ये तुम सब के लिए है। तुम सब के लिए है पहली सच्चाई, और वो ये है कि तुम सब के सब बहुत ही बकवास बोलते हो। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। दूसरी बात चंदी बाबू के लिए है। चंदी बाबू से कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में दूसरे लोगों के जूते और अम्ब्रेला छुपाना ना केवल बचकाना है बल्कि बेवकूफ़पन और गलत है। दोस्तों, कभी चंदी बाबू ने शैतानी की होगी, जूते और अम्ब्रेला छुपा दिए होंगे बोंकू बाबू के। बोंकू बाबू कहते हैं कि कृपया करके मेरी अम्ब्रेला और मेरे ब्राउन कैनवस शूज़ को लौटा देना कल मेरे घर पे पहुंचा देना मेरे जूते और अम्ब्रेला को। आगे कहते हैं निधु बाबू से, कहते हैं कि अगर तुमने मुझे बंकम बुलाया ना तो मैं तुम्हें निटविट बुलाऊंगा और तुम्हें निटविट नाम के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। और श्रीपति बाबू से कहते हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान हैं। ऑफ कोर्स आपके पास में चमचे तो होंगे ही, बड़े आदमी हो आप। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आज से आप अपने चमचों की गिनती से मुझे बाहर कर दो। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं अपनी बिल्ली को तुम्हारे यहाँ पे भेज दूंगा। मेरी बिल्ली बहुत अच्छी तरह से तलवे चाटती है। और ओ, तुम भी यहाँ हो पौंशा बाबू। तुम्हें और यहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को मैं बता दूं कि कल रात एंग आया था दूसरे प्लेनेट क्रैनियस से, और तालाब पर तुम्हारे बैम्बू के खेत में उसने लैंड किया था। हमने काफ़ी देर तक बातें की। वो आदमी, माफ़ करना, एंग बहुत ही जेंटल था। दोस्तों, बोंकू बाबू ने अपनी बातों को ख़त्म किया और भैरव चक्रवर्ती की कमर पर एक ज़ोर से तमाचा मारा। इतनी ज़ोर से मारा कि उसका दम घुट गया, सांस आने में दिक्कत हो गई उसको। इसके बाद बोंकू बाबू वहाँ से लंबे लंबे कदम रखते हुए, उछलते सीटी बजाते हुए, चमकती आंखों के साथ और उठे हुए सर के साथ वहाँ से चले गए। पहली बार ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर में दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इसी दौरान क्या हुआ, रामकन्हैया के हाथ में चाय का कप था। वो चाय का कप गिर गया और उस चाय के कप के टुकड़े टुकड़े हो गए और चाय वहाँ पर मौजूद लगभग सभी लोगों पे जा गिरी। और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है।